तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी बेहद अफसोसनाक है और इसलिए कि एक शख्स जिसकी शादी अभी 4 साल पहले हुई, करीब 4 साल का जिसका एक बेटा है, अचानक उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके कांधे पे कानून की जिम्मेदारी है, कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी है, ऐसे पुलिस वाले। ये पूरी कहानी मैं सुनाऊं आपको सिलसिलेवार, उससे पहले 2-3 सवाल। किसी भी सभ्य समाज में, मैं पहले भी कई बार ये बोला हूं कि एक बैलेंस ज़रूरी है। बैलेंस के बिना एक सभ्य समाज जिंदा नहीं रहता। और बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एक चीज़ के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनते हैं। जैसे आप कहाँ पढ़े लिखेंगे तो स्कूल होगा, कॉलेज होगा, इलाज कहाँ होगा, हॉस्पिटल होगा, नौकरी के लिए दफ्तर होंगे। ज़िंदगी की हर ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके लिए एक सिस्टम है। आपको कुछ ख़रीदना है, आप दुकान में जाएंगे, आपको कुछ खाना है, होटल में जाएंगे। ये सब हमारे सिस्टम का हिस्सा है। उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, इसके लिए भी पूरी एक सिस्टम है कि एक पुलिस बनाई गई कि पुलिस का काम है कि लोगों के ऊपर जुल्म ना हो, उसे रोकना, क्राइम ना हो, क्रिमिनल को पकड़ना। लेकिन उनकी जिम्मेदारी इतनी है कि वो क्राइम को रोकें, क्रिमिनल को पकड़ें। इसके आगे की जिम्मेदारी अब जुडिशरी और अदालत की है कि अदालत जो पुलिस जिन मुजरिमों को पकड़ती है उनके ऊपर वो सुनवाई करती है। फिर वो देखती है कि वाकई पुलिस ने सही लोगों को पकड़ा, गलत लोगों को पकड़ा। इसके बाद मुकदमा चलता है, गवाह होते हैं, सबूत होते हैं, दस्तावेज होते हैं। फिर अदालत उस हिसाब से अपना फैसला सुनाती है कि हाँ, ये कातिल है या नहीं है, ये कसूरवार है, ये बेकसूरवार है। तो हर एक के हिस्से जिम्मेदारी बटी हुई है। पुलिस के हिस्से में ये है कि वो मुजरिमों को पकड़े और पकड़ने के बाद अदालत तक ले जाए। अदालत का काम है उन्हें सज़ा दे या फिर बरी करे। अब इनमें से कोई भी अगर सिस्टम को तोड़कर दूसरे के हिसाब से जो काम दूसरों को करना खुद करने लगे तो बैलेंस बिगड़ जाता है। मसलन अगर पुलिस का काम सिर्फ मुजरिम को पकड़ना और पुलिस मुजरिम को पकड़कर खुद ही अदालत बन जाए, खुद ही कानून बन जाए, खुद ही जज बन जाए, खुद ही वकील बन जाए, खुद ही सज़ा देने लगे, तो फिर मुझे लगता है कि पूरे समाज का बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर ऐसी सूरत में ना अदालतों की ज़रूरत है, ना जजों की, ना वकीलों की, क्योंकि जब फैसला खुद पुलिस को ही करना है तो फिर इन चीज़ों का मतलब नहीं रहता। मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इधर हाल में पिछले कुछ सालों में कुछ चीज़ें हुई हैं और इसको सोचने की ज़रूरत है हम सभी को। क्राइम बढ़ता है, जिसके साथ क्राइम होता उसी वही जानता उसके ऊपर जो बीतती है। लेकिन कानून और इंसाफ पर से भरोसा उठ जाए वो ज़्यादा ख़तरनाक है। चाहे वो हैदराबाद का केस हो, जिस डॉक्टर लड़की के साथ 4 लोगों ने रेप किया, गैंग रेप, या फिर यूपी के अलग अलग इनकाउंटर की बात हो, या फिर देश के कुछ और हिस्सों में हो। अगर पुलिस ही सज़ा देने लगे, और उससे बड़ी बात यह कि समाज यानी हम और आप पुलिस के इस कारनामे को इंसाफ के नाम पर अपनाने लगे, यानी इनकाउंटर को हम एक तरह से सर्टिफिकेट दे दें कि हाँ, पुलिस ठीक कर रही है, इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए और यही सज़ा है, तो फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? अगर सामने वाला गुनहगार है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल हो, गुनहगार हो, फिर भी काम अदालत का उसको सज़ा देना। लेकिन मान लीजिए चलिए गुनहगार है, पुलिस ने उसको मारा, इनकाउंटर किया, बहुत सारे लोग कुछ हद तक जस्टिफाई कर देंगे। लेकिन यहीं से एक बड़ा ख़तरा पैदा होता है, और वो ये, आपने मुहावरा सुना होगा, जंगल में जो जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं, उनका अपना खाना पीना होता है, उसी हिसाब से जीते हैं। कई बार जंगली जानवर बस्तियों में चले आते हैं इंसानी, और जब वो किसी इंसान को मारते हैं या खा जाते हैं तो आदमखोर कहलाते हैं, क्योंकि आदम मतलब इंसान। तो अगर उनके खून मुँह जो है इंसानों का खून लग गया तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, फिर वो आदमखोर होते हैं। और फिर ऐसे आदमखोरों को खुद कानून और सरकार कहती गोली मार दो। यही चीज़ हमारे सिस्टम में है। अगर पुलिस वालों को इसी तरीके से लगेगा कि अब तो सरकार भी कह रही है, हमारे नेता भी कह रहे हैं, हमारे आला पुलिस अफसर भी कह रहे हैं कि मुजरिमों को यही सज़ा है, उनको मार दो गोली, और पब्लिक भी बड़ी तारीफ़ कर रही है, पब्लिक भी खुश है कि इनकाउंटर को इंसाफ का ही एक तरह से पैमाना मानने लगी है, तो फिर पुलिस वालों के मुंह भी खून लग जाएगा। और ख़तरा ये है कि इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो वैसी ही होंगी जैसे गोरखपुर में मनीष गुप्ता के साथ हुई, क्योंकि पुलिस के अंदर से ये डर और खौफ निकल जाएगा
कि अगर मैं एनकाउंटर भी करता हूं तो कौन सवाल उठाएगा। मीडिया भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करेगी, नेताओं का पहले से ही सर पे हाथ है, वो बड़े बड़े भाषण देंगे कि देखो क्राइम कम हो रहा है, क्रिमिनल मारे जा रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। लेकिन जो बेकसूर लोग इसी सारी चीज़ों के बीच में शिकार बनेंगे, उनका क्या? अगर एक बार पुलिस वालों के मन से खौफ निकल गया कि इनकाउंटर के बाद कौन सवाल उठाएगा, कौन सी इंक्वायरी, सब देख लिया जाएगा, तो फिर गुनहगार तक तो बात ठीक है, बेकसूरों के ऊपर गाज गिरनी शुरू हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि तय इसीलिए अदालत और पुलिस है कि पुलिस अगर पकड़ती है तो अदालत तय करती है कि पुलिस का काम कितना सही है, कितने सही मुजरिम को पकड़ा, कितने झूठों को पकड़ा। लेकिन जब वो खुद ही इनकाउंटर कर दें तो फिर तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने दुश्मन को निपटाने के लिए पुलिस से साठगांठ करेंगे, उन्हें पैसा देंगे, कहेंगे यार तुम तो इनकाउंटर करते हो, एक हमारे नाम पे भी कर दो। तो ऐसे में शरीफ और बेगुनाह लोगों का भी इनकाउंटर होगा। और यही सारी चीज़ें सोच कर एक पूरा कानून, एक कानूनी व्यवस्था बनाई गई है। ये सारी चीज़ें मैं ज्ञान या भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सोचने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। बेशक कहते हैं हमारे कानून में भी कि 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वैसे ये है कि 10 क्रिमिनल का एनकाउंटर हो जाए, लेकिन अगर एक बेकसूर मारा जाए पुलिस के हाथों तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस बात हो जाती है। आज की जो कहानी है एनकाउंटर की नहीं है, लेकिन ये एनकाउंटर से कम भी नहीं है। कानपुर का एक बिजनेसमैन मनीष गुप्ता, प्रॉपर्टी डीलिंग और बाकी उनका कुछ बिजनेस था। 27 सितंबर को 3 दिन पहले अपने 2 दोस्तों के साथ गोरखपुर जाते हैं। इनके जो 2 दोस्त थे, एक का नाम था हरदीप सिंह और एक का था प्रदीप चौहान। मनीष गुप्ता की उम्र करीब 35 साल रही। 4 साल पहले उनकी शादी हुई, एक प्यारा सा उनका बेटा है। उनकी पत्नी मीनाक्षी। 27 सितंबर को उन्होंने कहा कि कुछ बिजनेस की मीटिंग है गोरखपुर में कुछ लोगों से मिलना था। तो ये तीनों दोस्त गोरखपुर पहुंचते हैं और गोरखपुर के होटल में, होटल कृष्णा पैलेस में जाकर रुकते हैं। रूम नंबर 512, 512। चूँकि तीनों दोस्त थे, एक बड़ा रूम था, तीनों ने कहा कि हम एक साथ रहेंगे। एक ही कमरे में तीनों दोस्त रुक गए। शाम को मीटिंग हुई। उसके बाद इन तीनों दोस्तों ने वहाँ के एक लोकल और इनके जो बिज़नेस के सिलसिले में जिनसे मीटिंग थी उनके साथ खाना खाया और फिर अपने कमरे में होटल के वापस आए और सो गए। अब तक सब कुछ ठीक था। रात करीब 12:30 बजे अचानक इनके रूम की घंटी बजती है। तीनों गहरी नींद में सो रहे थे। इनमें से एक जो हरदीप था, घंटी की आवाज़ सुनता उठता है, दरवाज़ा खोलता है। सामने वर्दी में 6 पुलिस वाले दरवाजे पे खड़े थे। हरदीप इससे पहले कि कुछ पूछता, वो उसे किनारे करते हुए कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब हरदीप पूछता है कि आप लोग यहाँ कैसे? तो उनमें से जो एसएचओ था, वो एसएचओ इनसे कहता है कि जैन सिंह, ये एसएचओ जो 6 पुलिस वालों के साथ पहुंचे, कि हमें मिली है कि कुछ लोग इस शहर में और होटल में कुछ संदिग्ध हैं, सस्पेक्टेड हैं, और कप्तान साहब यानी कि एसएसपी की तरफ से ऑर्डर है, तो हम तलाशी के सिलसिले में आए। तो इसने बताया ना शुरू किया हरदीप कि हम लोग गोरखपुर से आए। एसएचओ ने कहा अपना आईडी दिखाइए। उसने आईडी कार्ड निकाला। इतनी देर में मनीष गुप्ता और दूसरे दोस्त जो है वो दोनों उठ गए शोर सुनकर। अब ये तलाशी चलती रहती है। आईडी कार्ड देखा, फिर उनका बैग खोलने लगे। नींद से उठा था मनीष, उसे लगा, और पुलिस वाले थोड़े से कुछ बदतमीजी के साथ बात कर रहे थे और ये बहुत आम बात है, तो उसे लगा कि एक तो 12:30 इतनी रात और इस तरीके से तलाशी। तभी मनीष ने अपने घर पे अपने भतीजे को फ़ोन किया। इत्तेफाक से जो भतीजे ने फ़ोन उठाया उसके फ़ोन पे ऑटो रिकॉर्डिंग थी, वो आखिरी कॉल रिकॉर्ड हो गई। मनीष बता रहा है कि मैं होटल में हूँ, पुलिस वाले आ गए हैं, पता नहीं किस बात की तलाशी ले रहे हैं, आईडी देख रहे हैं, सामान देख रहे हैं। तो वो पूछता है भतीजा कि ये कौन से थाने से हैं, होटल का नाम क्या है, ये सब ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वो बताता है कि मैं इस पैलेस होटल में ठहरा हूँ। फिर वो कहता है ठीक है, मैं एसपी साहब से बात करूँगा। ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है। फ़ोन रखने के बाद अब मनीष, जो कि काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी मिनट बीत चुके थे कमरे के अंदर पुलिस वालों की मौजूदगी को, तो वो कहता है फिर कि आप लोग आखिर क्यों हम लोगों को तंग कर रहे हैं, इतनी रात में तलाशी लेने की ऐसी क्या ज़रूरत आ गई? हम लोग बिजनेसमैन हैं, आतंकवादी थोड़ी हैं। बस इतना कहना था कि आतंकवादी थोड़ी हैं। एसएचओ साहब को गुस्सा आ गया
उसके बाद उन्होंने पहले उसको थप्पड़ मारा, फिर बोला कि तुम हमें बताओगे, और इसके बाद फिर मनीष ने कुछ पलट के बोला होगा, क्योंकि कोई भी आदमी इस तरीके से रात को तलाशी एक तो तरीका नहीं है, और तरीका है तो बड़े तमीज़ के साथ सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट इनमें से एक दोस्त जो चश्मदीद भी था, उसके हिसाब से इसमें से SHO साहब समेत 2-3 लोग शराब पी कर आए थे, नशे में थे, और नशे में इंसान अपना होश खो देता है। ऊपर से वर्दी का रौब अलग, और फिर उन्हें गुस्सा आया कि एक सामने वाला कैसे पूछ सकता है हमारी तलाशी को लेकर, और कैसे कह सकता हम आतंकवादी थोड़ी हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने, अब बाकी उनके साथियों ने भी पिटाई शुरू कर दी। पहले हाथों से पिटाई हुई, जिसके हाथ में डंडे थे फिर उसने डंडा मारना शुरू किया, राइफल था उसके बट से मारना शुरू कर दिया, चोट गलती से सर पे भी लगी, खून बहने लगा। काफ़ी देर पिटाई की, और अब खून जो है, मनीष गुप्ता का खून, वो फर्श पे गिरने लगा। इसको देख के पुलिस वालों को लगा कि शायद ज़्यादा पिटाई हो गई, फिर भी वो नहीं माने। उसके बाद वो मनीष को घसीटते हुए उस रूम से नीचे लेकर आए, नीचे अपनी पुलिस की गाड़ी में बिठाया। अब उन्होंने देखा खून लगातार बह रहा है, उन्हें लगा कुछ हो ना जाए। इसके बाद वो उसे सरकारी जनरल हॉस्पिटल ले जाते हैं। सर पे गहरी चोट थी, खून लगातार बह रहा था, और इन सारी चीज़ों में वक्त भी लगा हॉस्पिटल पहुंचने में। हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने देखा, थोड़ी देर के बाद उन्होंने बताया कि मनीष गुप्ता की मौत हो चुकी है। अब ये सुनकर उन पुलिस वालों के सारे जो नशा थे वो उतर गया। उन्हें लगा ये क्या हुआ, लाश हॉस्पिटल में पड़ी है। पुलिस वाले भाग के वापस उसी होटल में पहुंचते हैं, जाकर सबसे पहले होटल स्टाफ से CCTV कैमरे के फुटेज अपने पास ले लेते हैं। फिर होटल स्टाफ को अपने साथ कमरे में ले जाते हैं, फर्श पे जो सारे खून थे वो साफ़ करवाते हैं, जो होटल के सीढ़ियों पे ले जाते हुए वो सारे खून ब्लड को साफ़ कराते हैं, सारे सबूत मिटा देते हैं। उसके बाद वो वापस आते हैं। अब चूँकि 2 चश्मदीद थे कमरे में, तो आप इस चीज़ को छुपा नहीं सकते थे। फिर वो एक कहानी करते हैं, और गोरखपुर पुलिस कहती है, बल्कि वहाँ के SSP भी कहते हैं, कि एक बिजनेसमैन जो कानपुर से आया था अपने होटल के कमरे में फर्श पर गिर गया, और फर्श पर गिरने से उसके सर में चोट लगी, और सर में चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये कहानी पुलिस ने सुनाई। अब यहाँ तक पुलिस को लगा कि अब सारे सबूत भी मिटा दिए हैं, अब इसके बाद कोई ऐसी चीज़ रहेगी नहीं जिससे हमारे ऊपर आंच आएगी। लेकिन 2 चश्मदीद थे रूम के अंदर, जिसके सामने उनके दोस्त मनीष गुप्ता को बुरी तरह से मारा गया। वो 6 पुलिस वाले थे जिन्हें वो दोनों दोस्त पहचानता था। इसके अलावा एक फ़ोन रिकॉर्डिंग थी जो इत्तेफाक से मौत से पहले मनीष की आखिरी कॉल जो उसने बातचीत की। रही सही कसर पूरी कर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। पहले पुलिस ने कहा यह हादसा है, वहाँ के जो SSP हैं उन तक ने कह दिया कि यह हादसा है। मिस्टर विपिन टांडा, SSP गोरखपुर, तीनों ने कहा यह हादसा है, गिर के मौत हुई है। अब इस वक्त तक दोस्तों के ज़रिए कानपुर खबर पहुंच गई। परिवार वाले खबर सुनकर बदहवास भागते हैं। मनीष गुप्ता के बहनोई, उनकी वाइफ मीनाक्षी, अपने बेटे को लेकर। अब वहाँ पुलिस उन्हें बताती है कि देखिए ऐसे ऐसे ये हादसा हुआ, गिर के मौत हो गई। लेकिन दोस्त कुछ और कहानी सुनाते हैं। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी। इत्तेफाक से 28 नवंबर को शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई शाम को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सर में जगह जगह गहरी चोटें हैं, जख्म के निशान हैं, आँख के ऊपर चोट है, नाक से लगातार खून बह रहा था, हाथ पैर और पीठ पर डंडों के निशान हैं। तो ये इतने सारे निशान हैं जो गवाही दे रहे हैं कि मनीष गुप्ता की मौत फर्श पर गिरने से नहीं हुई बल्कि पिटाई से हुई है, और वो भी बहुत ज़्यादा पिटाई से हुई है। और मौत की असली वजह बनी उसके सर पे गहरे चोट, और ज़ख्म एक जगह नहीं। अगर कोई शख्स फर्श पर गिरता है तो एक ही तरफ उसके चोट के निशान होने चाहिए, जबकि उसके सर पर मल्टीपल एक तरह से इंजरी थी, और ये मारने से हुई थी। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो गोरखपुर पुलिस की हवा ख़राब हो गई। अब SSP साहब को लगा कि ये मामला तो गड़बड़ हो गया। इस दौरान में परिवार वहाँ पहुँचा हुआ था। मीनाक्षी अपने बहनोई के साथ, आशीष गुप्ता के साथ पुलिस वालों के पास थी। SSP को तब तक खबर मिल गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है क्या। इसके बाद ये लोग BRD मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी है गोरखपुर में, मीनाक्षी अपने बहनोई और 4 साल के बेटे को लेकर उस चौकी पे पहुंचती है। उस चौकी के अंदर वहाँ के DM
गोरखपुर के विजय करण आनंद और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा दोनों मौजूद थे। इत्तेफाक से या कहीं अच्छी चीज़ हुई, इस मीटिंग की किसी ने वीडियो बना ली। ये पूरा वीडियो है, आप क्राइम तक पे भी मैं इसमें बोलूँगा, इसी कहानी में आखिर में आपको ज़रूर वो वीडियो दिखाऊं। मैं आज भी आसिम आज है, आसिम से कहता हूँ, दीपक आजकल मॉर्निंग शिफ्ट में है। तो वो वीडियो शूट हो रहा है, मीनाक्षी बैठी हुई है अपने गोद में एक 4 साल के बच्चे को लेके, जो अभी अभी यतीम हुआ, जिसके बाप का साया उसके सर से खुद पुलिस वालों ने छीन लिया। और वो मीनाक्षी जिसकी 4 साल पहले शादी हुई, अभी अभी विधवा हो गई क्योंकि पुलिस वालों ने उसे विधवा किया। और वो कह रही है कि मुझे मेरे पति की मौत का इंसाफ चाहिए, जो दोषी पुलिस वाले हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और वीडियो में जब आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये कौन से सिस्टम में हम जी रहे हैं, और ये मनीष गुप्ता की मौत है या इस सिस्टम की मौत है। डीएम साहब और एसएसपी साहब मीनाक्षी को कह रहे हैं कि देखिए, जो होना था हो गया। अगर आपने मुकदमा दर्ज किया इन 6 पुलिस वालों के खिलाफ, तो फिर इनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, इनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। डीएम साहब भी समझा रहे हैं कि आपको पता है कोर्ट कचहरी में कितने भागना पड़ता है, सालों लग जाते हैं मुकदमे की सुनवाई के लिए। एसएसपी साहब मिन्नत कर रहे हैं कि मत करवाइए मुकदमा। ये भी कह रहे हैं कि कोई नौकरी भी मिल जाएगी आपको, पर इन पुलिस वालों को माफ़ कर दीजिए। अब यहाँ सोचिए, एक शख्स की मौत हुई है, बल्कि कत्ल हुआ है। और मैं बार बार सिस्टम इसलिए कह रहा हूँ कि डीएम मतलब एक शहर का, एक पूरे इलाके का मालिक होता है, वो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की। एक एसएसपी अपने एरिया का सबसे बड़ा पुलिस अफसर होता है, कप्तान भी कहते हैं उसे। उसका काम है क्रिमिनल को और क्राइम को रोकना, दोषियों को सज़ा दिलवाना, उन्हें अदालत तक ले जाना। लेकिन एक डीएम और एक एसएसपी दोनों बैठकर एक विधवा और 4 साल के एक यतीम बच्चे के सामने ये कह रहे हैं कि आप उन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज मत कीजिए, उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा, उनकी नौकरी चली जाएगी। यहाँ सामने मीनाक्षी की पूरी ज़िंदगी ही उजड़ गई। 4 साल के अंदर विधवा हो गई, 4 साल का बच्चा अनाथ हो गया। और डीएम और एसएसपी ये कह रहे हैं कि आप केस मत कीजिए, उन कातिल पुलिस वालों को माफ़ कर दीजिए। वरना इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं, एक तरह से धमका ही रहे हैं कि कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ेंगे, बरसों लग जाएंगे, और जब तक साबित नहीं होगा कुछ होगा नहीं। ये वीडियो आप सुनिएगा ज़रूर। खैर, ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया, लीक भी हो गया। अब यहाँ से पहली बार पुलिस प्रशासन दबाव में आता है। यहाँ से लोगों को पता चलता है, अब गुस्सा शुरू होता है। इधर पुलिस वाले आनन फानन में, उन्हें मालूम है कि ये मामला बढ़ गया, गड़बड़ हो गई। अब वो दोषी कातिल पुलिस वालों को बचा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि झंझट ख़त्म करना है। गोरखपुर से उन्होंने आनन फानन में पोस्टमार्टम के बाद मनीष गुप्ता की लाश को कानपुर रवाना कर दिया, और कानपुर में ये कोशिश की परिवार पे दबाव डालकर कि सुबह सुबह उसका अंतिम संस्कार कर दें, ताकि ये बखेड़ा ना हो और लोगों तक बात ना पहुँचे। शायद यूपी पुलिस इसीलिए सुबह सुबह अंतिम संस्कार करवाना चाहती थी। और मुझे इस पे याद आया, आपको याद होगा हाथरस कांड, उसमें जिस लड़की के साथ सब कुछ हुआ, जब उसकी मौत हुई दिल्ली में, उसकी बॉडी को ले जाया गया था हाथरस, और जबरन पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में अपनी निगरानी में उसका अंतिम संस्कार कराया था। तो शायद यूपी पुलिस को पुराना तजुर्बा है रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करवा कर सच्चाई को दबाने का। तो यहाँ भी यही कोशिश की, लेकिन परिवार अड़ गया। उन्होंने कहा जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं मिलेंगे, इंसाफ का भरोसा नहीं दिलाएंगे, अंतिम संस्कार नहीं होगा। आखिरकार कानपुर के डीएम और बाकी लोग लगे, फिर भरोसा दिलाया गया कि योगी आदित्यनाथ मिलेंगे, वो मिले, और तब जाकर कहीं अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। हादसा जिसे बताया गया था, खुद पुलिस ने बताया, पुलिस अफसर ने झूठ बोला, कैमरे पर बोला है कि यह हादसा है। बाद में उसी पुलिस ने माना कि यह हादसा नहीं है। 6 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, जिनमें वो एसएचओ भी शामिल है। ये 6 के 6 वो थे जो 27 नवंबर की रात को उस कमरे में पहुंचे थे और जिन्होंने मनीष गुप्ता की पिटाई की थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज करके इन 6 के 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल ये है कि इस मामले की जांच कैसे होगी, क्योंकि गुनहगार एक तरफ पुलिस वाले, जांच भी पुलिस वाले करेंगे,
तो फिर शक पैदा होगा। इसलिए परिवार ने कहा इस मामले की जांच सीबीआई करे या फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम करे। अब हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि यूपी पुलिस उस मामले की जांच सीबीआई को दे दे। आजकल वैसे भी एक फैशन हो गया कि ज़रा सा उंगली उठता है तो सीबीआई, और सीबीआई की तरफ फिर कोई पलट के देखता नहीं है कि भैया आपके पास जो इतनी सारी जांच पहले से है उसका हशर क्या हुआ। हमारे चक्कर वही है, फिर मैं बात सिस्टम की कर रहा हूँ कि एक से लेकर दूसरे को दे देते हैं, लेकिन जिसको दिया, जिसके लिए सब मांग करते हैं, उसने क्या किया इस पर कोई सवाल नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस, अब देखिए 1.25 साल हो गए, सीबीआई ने क्या क्या मालूम नहीं है। इसके अलावा अभी हाल में जो फिर ये अपने जो प्रयागराज में अभी जो एक खुदकुशी हुई अपने मठ के वो चीफ की, उसकी भी सीबीआई को जांच दे दी गई है। तो ऐसे कितने मामले हैं जो सीबीआई के पास नामालूम कब से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो एक और केस, फिर ये भी फाइल में, सब कुछ दब जाएगा, 2-4 दिन बाद सब भूल जाएंगे, फिर अगला कोई बारी आएगी तब देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अब ये है कि पुलिस ने कर तो दिया है, लेकिन होगा क्या, और क्या इससे पुलिस वालों को नसीहत और सबक मिलेगा, शक है मुझे। फिर मैं अपने शुरुआती बात पे लौटता हूँ। अगर पुलिस, जैसे ये कहते हैं कि क्रिमिनल के अंदर पुलिस का डर होना चाहिए, अगर क्रिमिनल बेखौफ है पुलिस से तो समझ लीजिए क्राइम बढ़ेगा। उसी तरीके से पुलिस के अंदर कानून का डर होना चाहिए, और उन्हें ये भी डर होना चाहिए कि अगर उन्होंने गलत किया, गलत लोगों को मारा, गलत इनकाउंटर किया तो वो जेल जाएंगे। तो अगर उनके अंदर खौफ होगा तो फिर वो ऐसे काम नहीं करेंगे। लेकिन जब वो बेखौफ हो जाएंगे कि अरे अब तो सभी कोई इनकाउंटर को इंसाफ की तरह ही देखता है, और किसी को मार दिया तो कोई भी कहानी गढ़ लेंगे, तो फिर वो बेखौफ होंगे, तो इन तरह की चीज़ें होंगी। सिर्फ एक आंकड़े आपको बता रहा हूँ, और ये NHRC के आंकड़े हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। पिछले 4 साल में यूपी में 7500 750 एनकाउंटर हुए, 132 क्रिमिनल मारे गए, 2900 इंजर्ड हुए, 14 पुलिस वाले इस दौरान में उनकी जानें भी गई। इसके अलावा यूपी में ही करीब हर साल एवरेज 400 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हो रही है औसतन। और ये वो खबरें हैं दूर दराज के इलाकों की जहां से तो पूरी फिगर आती ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सिर्फ ये बात है। करप्शन के मामले में हर साल एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। तो जब पुलिस को इस तरह की किसी छूट दी जाएगी तो फिर यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि पुलिस को अगर छूट देनी है तो उनके ऊपर फिर नज़र भी रखनी है। क्राइम और क्रिमिनल कम होना चाहिए, किसी भी समाज में ये ज़रूरी है, लेकिन कम कैसे होगा ये तरीके के बारे में भी सोचना उतना ही ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर पुलिस बेलगाम होगी, बेखौफ होगी, और मनीष गुप्ता जैसे लोगों की जान जाती रहेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि मनीष गुप्ता हर बार यूपी का ही हो, वो किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का हो सकता है, क्योंकि अगर पुलिस बेलगाम होगी, बेखौफ होगी, तो फिर वो धीरे धीरे हर जगह होगी, और ये ख़तरनाक है। तो निहायत अफसोसनाक इसलिए ये कहानी मैं बार बार कहूँगा। मैं लगातार जिस तरीके से मैंने मनीष गुप्ता की वाइफ मीनाक्षी को कैमरे पे देखा रोते हुए, बेहोश होते हुए, निढाल, और 4 साल के मासूम उस बच्चे को, तो गुस्सा भी बहुत आया। और फिर ये भी लगा कि हम लोग किस दौर में, कहाँ, कैसे, किस सिस्टम के तहत जी रहे हैं, जहाँ पे कोई भी पुलिस वाला इस तरह से घुसकर और किसी को भी यूँ बेदर्दी से मार सकता है कि उसकी जान चली जाए। आम आदमी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और मौत होती है तो कहते हैं कि उसमें भी सज़ा है, लेकिन एक ज़िम्मेदार शख्स, एक वर्दी पहने हुआ शख्स, उससे हर इंसान, हर कोई ज़्यादा बेहतर बिहेवियर का, ज़्यादा बेहतर सलूक की उम्मीद करता है, क्योंकि उसके कंधे पे कानून की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर कानून के ज़िम्मेदार लोग ही कानून को इस तरह से तोड़ेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, तो फिर ये निशानी अच्छी नहीं है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी
ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। मैं ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप हाँ, मैं भी विश्वास रखता हूँ कि क्योंकि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मैंने बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार-बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है।